हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल रात को शुरू हो गया है बिग बॉस का सीजन नंबर 18, जिसमें कि 18 कंटेस्टेंट के साथ एक गधा फ्री में आ चुका है बिग बॉस के घर में। और गधे को एंट्री दे करके और आज रात का जो एपिसोड आने वाला है उसमें तो भैया प्रोमो में भी गधा है। गधे को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, कहने का मतलब कि बिग बॉस है वो डंकी की चोट पर कह रहा है कि मैं आपको गधे गधैया का ढेंचू ढेंचू दिखाऊंगा और आप लोग देखोगे, क्योंकि बिग बॉस जो है वो इंसानों में और गधों में कोई भेदभाव नहीं करता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसी गधे के साथ एक परम प्रकांड पंडित और बुद्धिजीवी जो गुरु हैं, ऐसे तो कथावाचक है लेकिन दुनिया उन्हें बाबा जी बोलती फिरती है। बाबा जी जो है वो गधे के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। इन बाबा जी का नाम है स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं। इनके हर दूसरे वीडियो में ये बॉलीवुड वालों को लताड़ते हैं कि जुबान केसरी गुटखा बेचते हैं। अपनी फिल्मों के थ्रू ये नग्नता, फुहड़ता, अश्लीलता, वल्गैरिटी का प्रमोशन करते हैं, लव जिहाद का प्रमोशन करते हैं, सनातन का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कुछ पैसे क्या मिले? वो गुरुजी जो कि इन बॉलीवुड वालों को जुबान केसरी बोलते फिरते थे, उन्हीं के साथ और एक गधे के साथ मंच शेयर कर रहे थे। खैर, इन सारी बातों के ऊपर सिलसिलेवार तरीके से हम बात करें उसके पहले मैं जरा पूछना चाहूंगा, अरे यार वो कल निया शर्मा नहीं दिखी? निया शर्मा, शोएब इब्राहिम, कहाँ है भाई? इनकी एंट्री तो हुई नहीं, क्योंकि अशुद्ध अंकल ने तो भाई दो दो तीन तीन, मतलब ऐसा है कि इतने सारे वीडियो डालते हैं ये लोग। अब आश्चर्य की बात ये है कि जब एक बच्चा, छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाता हूँ, एक छोटा बच्चा जो क्रॉल करता है, फिर वो चलना शुरू करता है, शुरू में लड़खड़ाता है, फिर चलने लगता है। या फिर कोई आदमी अगर गरम गरम दूध से जल जाए तो वो छाछ भी फूक फूक करके पीने लगता है। लेकिन ये जो इतने सालों से बिग बॉस के जो रिव्यूज कर रहे हैं अशोक अंकल, जिन्हें लोग मिलियंस की तादाद में देखते हैं, फॉलो करते हैं, क्या अशुद्ध अंकल में थोड़ी-सी भी मैच्योरिटी, समझदारी आई या नहीं आई? क्योंकि एक दिन कहते हैं कि निया शर्मा आ रही है, फिर कहते हैं निया शर्मा नहीं आ रही, फिर कहते हैं निया इस वजह से नहीं आई। जबकि इतने सारे सीज़न देखने के बाद तो अशुद्ध अंकल या इस जैसे लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कि ये सिर्फ़ एक पब्लिसिटी स्टंट था। इसके बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट कर दी थी कि भैया निया शर्मा का आने का जो जो मेंशन है, वो एक प्रैंक है, पब्लिसिटी है, स्टंट है, एक हाइप बनाने की निंजा टेक्निक है। लेकिन नहीं, इतने सालों से रिव्यू करने वाले सो कॉल्ड एक्सपर्ट, जो कि एपिसोड खत्म भी नहीं होता पहले ही लाइव आकर के बैठ जाते हैं, वो कैसे पब्लिक को भर भर के बेवकूफ़ बना रहे थे इतने दिनों से। और बिग बॉस ने इस बार जो घर के अंदर गधे को घुसेड़ दिया है, तो वो गधे को लेकर बिग बॉस ऐसे ही नहीं आया है। बिग बॉस एक इशारा दे रहा है कि पब्लिक की औकात इस गधे जैसी ही हो चुकी है। जैसे गधे में कोई अक्ल वक्ल नहीं होती, वैसे ही पब्लिक में भी कोई अकल नहीं होती। पब्लिक में कोई चूतिया उन्हें उस डायरेक्शन में खड़ा कर देता है कि निया शर्मा आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, ये कंटेस्टेंट आ रहा है, वो कंटेस्टेंट आ रहा है। भई कंटेस्टेंट जो भी आएँगे वो दरवाजे से बाहर तो नहीं भग जाएँगे ना, वो तो बाकायदा 100 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके आएँगे। और कल तो सलमान खान ने शिल्पा शिरोडकर, वो विवियन डिसेना, करणवीर, मतलब ऐसे काफ़ी सारे कंटेस्टेंट हैं जिनके बारे में सलमान खान ने पहले से पहले बोल दिया कि आप तो 3 महीने रहोगे, 3 महीने रहोगे। और हाँ, कल रात के एपिसोड में ऐसी एक नहीं कई सारी बातें हुई हैं जिन्होंने बीते सालों में जो मैं रिव्यू करता आया हूँ, जो मैं बातें करता आया हूँ, उन सारी की सारी बातों पर मोहर लगा दी खुद सलमान खान ने। इनफैक्ट एपिसोड के आखिरी हिस्से में जब सलमान खान ने कलर्स फेसेस को इंट्रोड्यूस करने की जब बात कही, तो मुझे ऐसा लगा था कि वो आम जनता से नहीं, सलमान खान सीधा मुझे ही 4 बातें सुना रहे हैं कि भैया अब टाइम है कलर्स फेसेस को आपके सामने लेकर आने का। अदरवाइज़ कुछ लोग कहेंगे कि भैया कलर फेस कहाँ हैं? क्योंकि कलर फेस होंगे तो पार्शियलिटी होगी। मैं तो पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो जो बातें सलमान खान कह रहे थे कलर फेसेस वाली, वो सीधा-सीधा मेरे ऊपर ही कहीं न कहीं एक तंज था। और अगर आप एक चीज़ ध्यान दें तो इस बार की जो थीम है टाइम का तांडव, हालाँकि सलमान खान के मुँह से टाइम का तांडव, तांडव ज़्यादा निकल रहा है। तो ये टाइम वाला जो कनेक्शन है और जो थीम आपने देखी, वहाँ पर एक बड़ी-सी घड़ी दिख रही है। तो यार बिग बॉस 16 के अगर आपने मेरे रिव्यूज़ देखे तो मैं भी स्टार्ट में क्रोमा लगा करके बैकग्राउंड में घड़ी ही रखा करता था। और मेरे तो हर रिव्यू में पास्ट की बातें भी होती हैं, पास्ट सीज़न के रेफरेंसेस, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका प्रिडिक्शन। और मेरे रिव्यूज़ आपको पहले से पहले ये भी बताते हैं कि भैया आने वाले टाइम में बिग बॉस क्या करने वाला है, यानी कि पास्ट, फ्यूचर और अभी क्या चल रहा है। तो ये जो टाइम वाला जो कनेक्शन है या जो थीम है, ये मेरे हर रिव्यू में रहता ही है। तो मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, चाहे वो घड़ी वाली बात हो या फिर ये टाइम का जो कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले से पहले यूज़ करके फेंक चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ, बिग बॉस वाले उन्हीं चीज़ों को कैच कर लेते हैं और लेकर के आपके सामने आ जाते हैं। इन शॉर्ट, डीएसके टॉक्स आपको रखे हमेशा सबसे आगे, लेकिन खुद डीएसके रहता है हमेशा सबसे पीछे। लोग तुरंत लाइव आ जाते हैं, लाखों की तादाद में व्यूज़ और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर ले लेते हैं
और हम मतलब क्या करें भाई। अब इसको तो भैया कलयुगी संसारी बोल सकते हैं, हंस चुनेगा दाना तो उनका कौआ मोती खाएगा। अच्छा, कलयुगी संसार से हमें याद आया अनिरुद्धाचार्य नाम का ये गुरु, सो कॉल्ड कथावाचक। इन शॉर्ट वो स्वामी अनिरुद्धाचार्य जिनके हर वीडियो में वो बॉलीवुड वालों को लताड़ते हैं, गुटखा बेचते हैं, समाज को खराब करते हैं, वल्गैरिटी वगैरह। कल तक जो बॉलीवुड वाले समाज को बिगाड़ रहे थे, गुटखा बेच रहे थे, जुबां केसरी कर रहे थे, जिनका पूर्ण बहिष्कार होना चाहिए था, ऐसे ये प्रवचन दिया करते थे, कल उन्हीं बॉलीवुड वालों के ये ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। इनफैक्ट जिस तरह से सलमान खान इन्हें क्या बोल रहे थे, डॉक्टर गुरु, मतलब आप देख लीजिए अपनी कथा में बोलते कि बॉलीवुड का बहिष्कार करो, कल आप शादी कब करेंगे, वहां नहीं बोल पाए कि गुटखा बेचना कब बंद करोगे हैं, आप समाज को बिगाड़ना कब बंद करोगे, आपके शो में गाली गलौज कब बंद करोगे, नहीं, वहां पर तो हाँ तो आप शादी कब करोगे। और ये जो बाबा जी हैं इतने झूठे दोगले हैं, अपने पॉडकास्ट में बोला करते थे कि हम जितने मांगेंगे मिल जाएगा, करोड़ों का ऑफर है, और कल सलमान के सामने क्या बोलते हैं, हम तो प्यार की वशीभूत आए हैं। बिग बॉस में मुझे बुलाया कि आप आइए, करोड़ों रुपए का ऑफर है, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, मैंने स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह मेरे संस्कृति और संस्कारों से मैच नहीं कर रहा। पैसा मायने नहीं रखता, मेरे संस्कार मायने रखते हैं। मैंने कहा कि वो जो बिग बॉस है, प्रोग्राम है, वहाँ पे गाली गलौच वाले लोग रहते हैं, वो संस्कारी लोग नहीं होते, इसलिए मेरा वहाँ जाना सही नहीं होगा, इसलिए मैंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। यदि पैसे का लालच होता तो करोड़ों का तो ऑफर था, मैं कर लेता, लेकिन नहीं, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति, मेरे संस्कार पैसे से आगे हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और ऑलरेडी हैं भी जो कि इस अनिरुद्धाचार्य जैसे ढोंगी को सपोर्ट करें, जबकि चाहे अनिरुद्धाचार्य हो या स्वामी ओम हो, ये आकर के ये चोला ओढ़कर आते हैं सनातन का, हिंदुत्व का, लेकिन एक्चुअली में ये हिंदुत्व और सनातन को बदनाम ही करना चाहते हैं। इन जैसे लोगों की वजह से कोई जर्मन शेफर्ड या फिर जो जिहादी इकोसिस्टम है उनको मौका मिल जाता है सनातन के ऊपर उंगली उठाने का। इसलिए मेरा तो निवेदन होगा कि अनिरुद्धाचार्य या इस तरह के ढोंगी बाबा को सुनना, फॉलो करना बंद करें। ये अपने वीडियो में तो बहुत बोलते हैं कि वो गुटखा बेचते हैं, वल्गैरिटी का प्रमोशन करते हैं, जबकि कल रात के एपिसोड में जब वो नायरा बनर्जी आई थी और वो जुम्मा चुम्मा की बातें हो रही थी, तब भी आपने देखा टकटकी लगाए बाबा जी देख रहे थे, जहां पर तेजेंद्र बग्गा, बग्गा था हग्गा, कैसे फिसल गया था। अच्छा, बग्गा जब स्टेज पर था तो एक साउथ इंडिया की एक वो थी, सुकृति नाम है उसका, ये सुकृति जब बातें कर रही थी, स्टार्ट में तो थोड़ा एंटरटेनिंग लगी, फनी लगी, बट बाद में क्या आपको नहीं लगा कि वो जो चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका पादुकोण का एक्सेंट था, तंगबली, मतलब वही वाला एक्सेंट, टोटली ये लड़की जो सुकृति है उसी अंदाज में बात कर रही थी। और ये जो कुछ सेगमेंट था ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे बिग बॉस 13 में पंजाब की फुद्दू फैटरीना भी ओवर एक्टिंग कर रही थी, ये सुकृति भी ओवर एक्टिंग कर रही थी, और इसी ओवर एक्टिंग के दौर में वो नायरा का डांस था जहाँ पर वो चुम्मा चुम्मा की बातें भी हो रही थी। तो वो बाबा जी जो ज्ञान देते कि बॉलीवुड में वल्गैरिटी का, नग्नता का, फोड़पंथी का, गाली गलौज का प्रमोशन होता था, कितने आराम से वहां पर कुर्सी पर बैठ करके सारा नजारा देख रहे थे सो कॉल्ड गुरु, सो कॉल्ड ज्ञानी बाबा अनिरुद्धाचार्य। और ये अनिरुद्धाचार्य अकेला नहीं है, इस तरह के और भी ढोंगी लोग हैं, जैसे कि वो जया किशोरी दुनिया को ज्ञान देती फिरती है कि भाई माया मोह से दूर रहो, भोग विलास से दूर रहो, खुद आईफोन का जैसी लेटेस्ट मॉडल है सबसे पहले पहुंच जाती। तो ये जो कथा की आड़ में, सनातन की आड़ में ये जो लोग अलग ही नौटंकी कर रहे हैं, प्लीज़ इनको बॉयकॉट करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये सनातन का प्रचार कम, सनातन की बदनामी ज़्यादा कर रहे हैं। ये लोग कथा सुनाते हैं श्री राम की, बताइए वो श्री राम जो खुद पिता का वचन पूरा करने के लिए 14 वर्ष जंगल में रहे, नंगे पैर घूमे, और किसी तरह का सुख उन्होंने मतलब वहाँ पर नहीं इस्तेमाल करा, और ये बाबा लोग श्री राम की कथा सुनाते हैं लेकिन चार्टर प्लेन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। तो ये ढोंगी बाबाओं से दूर रहिए, सीधी बात मैं करना चाहता हूँ। अब चूंकि हम ये अनिरुद्धाचार्य की बात कर रहे थे, तो अनिरुद्धाचार्य के सामने जब वो विवेन डिसेना और वो एक लड़की आई थी, क्या नाम था यार, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एलिस थी या कौन था, तो वहां पर जब अनिरुद्धाचार्य ने राधे राधे बोला, तो सलमान जो कि बॉर्न मुस्लिम है, लेकिन सलमान वहां पर राधे राधे, एक नहीं कई बार सलमान ने वहां राधे राधे बोला, लेकिन विवियन डिसेना जो खुद को कलर्स का बेटा बोलता है और कलर्स के कई सारे शो, शक्ति वगैरह में वो चुबीना के साथ आके पूजा पाठ के सीन वगैरह कर चुका, लेकिन विवियन डिसेना जो है उसने वहां पर राधे राधे नहीं बोला। मतलब सीरियल करेंगे तो सीरियल में पूजा पाठ सब करेंगे, लेकिन राधे राधे नहीं बोलेंगे। जब मैंने पता करा कि भाई उज्जैन में पैदा हुआ है ये विवियन डिसेना, महाकाल की नगरी में पैदा हुआ है और राधे राधे नहीं बोल रहा, तो भैया हमने विकिपीडिया टटोला तो क्या पाया कि विवियन डिसेना भी थोड़े साल पहले कन्वर्ट हो चुका है इस्लाम में, और अगर वो राधे राधे बोल देगा तो भाई उसका मजहब खतरे में आ जाएगा। तो एक चीज आप देखें कि सलमान खान जो कि बॉर्न मुस्लिम है, वो आराम से राधे राधे बोलता है, घर पर गणपति भी लाता है, लेकिन 4 दिन पहले कन्वर्ट हुआ ये विवेन डिसेना,
ये राधे राधे नहीं बोल रहा था, लेकिन सीरियल में भाई जय माता दी वगैरह सब बोल सकते हैं। तो चाय से ज़्यादा केतली गरम वाले तेवर में है ये कलर्स का बेटा उर्फ इस सीज़न का प्रोजेक्टेड विनर। अच्छा, ये जो हर सीज़न में ये प्रोजेक्टेड विनर लेकर के मेकर्स आते हैं, ये बातें आपने मेरे हर रिव्यू में सुनी है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कैसे एक फिक्स्ड विनर डे 1 से प्लान किया जाता है, फिर वही चीज़ें आगे बढ़ा दी जाती हैं, थोप दी जाती हैं और अंत में पब्लिक ने जिता दिया। तो वो लोग जो मेरे हर रिव्यू को कुछ भी बोलता है डीएसके, कुछ भी बोलता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। अब वही लोग जो हैं वो मुझे कमेंट करने लग गए कि हाँ यार डीएसके जो तू बोलता था वो तो अब सच होता जा रहा है। और मैं सच बताऊँ तो मुझे इसी तरह की बातों का इंतज़ार था, क्योंकि मैं जानता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोगों को सच तो दिख ही जाएगा। और जैसे कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ऑलरेडी बोला, ये अशुद्ध अंकल का रेफरेंस देकर के, इतने सीज़न से जो लोग बिग बॉस देख रहे हैं और रिव्यू भी कर रहे हैं, भाई उनको तो पहले से पहले जनता को अवेयर करना चाहिए कि भैया आपके ओपिनियंस की, आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं है। सब डे 1 से प्लान होता है, फिक्स्ड होता है। और ये जो स्क्रिप्टिंग है, प्लानिंग है या जो डे 1 से जो फिक्सिंग होती है, उस सारी चीज़ों को बिग बॉस इस बार जो है वो भविष्यवाणी, दूरदृष्टि, हमने एक पहले से देख लिया है, टॉप 2 में आप लोग खड़े हैं, तो ये कुछ और नहीं है। ये डे 1 से जो स्क्रिप्ट होती है, अब बिग बॉस क्या है कि अब तक उन चीज़ों को छुप-छुप करके करता आया है। इस बार बिग बॉस उन सारी चीज़ों को ऑफ़िशियली करेगा। और वो लोग जो अक्सर मुझे गालियाँ देते रहे कि डीएसके कुछ भी बोलता है, अब वो लोग खुद मानने पर मजबूर हो जाएँगे कि हाँ बे, स्क्रिप्ट तो होती है और ये स्क्रिप्ट कैसे अब तक चलती रही है, अब तक क्या है कि पर्दे के पीछे से चलता रहा है, इस बार ओपनली चलेगा, आपकी आँखों के सामने चलेगा। और जैसे कि कल सलमान ने बोल ही दिया ग्रैंड प्रीमियर में कि आप टॉप 2 हैं, विवेन डिसेना और एक जो लड़की का हाथ पकड़ा था, बिल्कुल ऐसे ही पिछले सीज़न में ग्रैंड प्रीमियर में सलमान खान ने मुन्नी बदनाम का हाथ पकड़ लिया था कि इंशाल्लाह तुम्हारे हाथ में ट्रॉफी होगी। और अल्टीमेटली क्या हुआ? वही हुआ जो ग्रैंड प्रीमियर में सलमान ने बोल दिया था। लेकिन तब तो कोई टाइम वाली थीम नहीं थी ना, बट कैसे डे 1 से जो प्लानिंग थी वो अल्टीमेटली मेकर्स ने पूरी कर ली। और ये हर सीज़न में होता है। लेकिन कुछ फैन्स जो हैं उन्हें लगता है कि उनके वोट से, फर्जी वोटिंग ट्रेंड से, रैंकिंग पोल से, इस पोल से, उस पोल से कुछ फ़र्क पड़ता है। तो भाई आप ख़यालों की दुनिया में रहिए। आप लोगों के लिए ही वहाँ बिग बॉस ने गधे को ला कर के रखा है। आप जैसे गधेड़े फैन्स इज़ इक्वल टू वो गधा, वो कहीं न कहीं वो जो गधा है ना वो आप लोगों को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। एनीवे तो ये जो 18 कंटेस्टेंट, अच्छा 18 से मुझे याद आया नंबर 9, पता नहीं क्यों यार मैं हमेशा नंबर 9 के प्रति अट्रैक्ट हो जाता हूँ। और ये जो सीज़न है 18 यानी कि 1 और 8 9 होता है। और मेरा जो जन्म दिनांक है वो भी 10 अगस्त है। 10 अगस्त यानी कि 1008। ये लो भैया, मेरी तो डेट ऑफ बर्थ में एक डिवाइन एक इशारा छुपा हुआ है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो 1008 को काफ़ी लकी नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण नंबर, क्या घंटा लकी नंबर यार। साला मेरा तो कोई काम बनता है नहीं, बट फिर भी नंबर 9 मेरे को अपनी तरफ खींच लेता है। और ये नंबर 9 का भी कहीं न कहीं एक असर है कि इस बार का सीज़न मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग सा जान पड़ रहा है अभी से, क्योंकि इस बार जो कास्टिंग है वो काफ़ी यूनिक कास्टिंग है। काफ़ी लोग थोड़े डिसेंट लग रहे हैं। हालाँकि विवेन डिसना भी थोड़ा डिसेंट लग रहा है, लेकिन जो गर्दुल्लापंती कल उसने करी है। और हाँ, ये विवेन डिसना तो ऑलरेडी बोल के आया ना कि अब तक कलर्स का बेटा था, अब सबका बाप बन गया, मतलब कलर्स का बेटा। याद है आपको बिग बॉस 13 में मैं कलर्स का दामाद, कलर्स का ससुराल, ये भाई यहाँ पर भी मेरे ही डायलॉग जो कि ये बिग बॉस ने इस बार किसी कॉपीराइटर के थ्रू कंटेस्टेंट के मुँह से उगलवा दिए। बिग बॉस 13 में कितना बोलता था मैं यार, ये कलर्स का जमाई है, ये कलर्स की बेटी है, ये कलर्स का ससुराल है। आहाहाहा! डीएसके टॉक्स आपको हमेशा रखे सबसे आगे और खुद रहे हमेशा सबसे पीछे। एनीवे ये जो 18 कंटेस्टेंट आए हैं, इनमें ज़्यादातर तो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं, सेलेब्स वगैरह हैं। नायरा, अरे फटीचर नायरा, वो खतरों के खिलाड़ी में कैसी नाक कटवा के आई थी। अच्छा, नाक कटवाने से याद आया मेरे को, ये बग्गा, तेजिंदर बग्गा, बीजेपी का भाई आला दर्जे का नेता माना जाता था। मतलब इस कदर इसकी वहाँ पॉलिटिक्स की दुकान बंद हो गई कि भई बिग बॉस में हगने चला आया। बग्गा करके एक और कंटेस्टेंट आई थी, शेफाली बग्गा, उसने भी था हग्गा। और ये बग्गा भाई लड़कियों को देखकर पहले से ही हगना शुरू कर दिया, बग्गा दा हग्गा। और स्टेज पर वो सुकृति दीपिका पादुकोण के चेन्नई एक्सप्रेस वाले अंदाज में बोल रही थी ना, जब नायरा डांस कर रही थी तो ये ब्लश कर रहे थे। और बाद में वो चाहत पांडे के बारे में थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा। चाहत पांडे भाई इतनी भोली, इतनी स्वीट, इतनी इनोसेंट, हर चीज़ में मेरी माँ, मेरी माँ। भाई कतई फेक नौटंकीबाज लड़की है ये चाहत पांडे। और जो कई मिश्रा करके जो एक्टर आया था, उसने बोला भी कि इतनी ये सीधी-सादी है नहीं। और वैसे सीधे-साधे लोगों को तो आम आदमी पार्टी टिकट देती भी नहीं है। ये चाहत पांडे
खुद को एक्ट्रेस बोलती है, इसके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। इसको दमोह विधानसभा सीट से इसने आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था। ये चाहत पांडे जिसकी सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, घंटा इसको साला 2500 वोट भी नहीं आए, 2200 के आसपास कुछ वोट आए थे। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सोशल मीडिया के फॉलोअर्स वर्सेस ग्राउंड रियलिटी, भाई ज़मीन आसमान का अंतर है। आई थिंक सिद्धू मूसावाला जो है उसको भी मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, बट आई थिंक पंजाब में जब इलेक्शन थे वो 14,000 वोट से हार गया था। तो ये चाहत पांडे एक नौटंकीबाज नल्ली है। आम आदमी पार्टी की मेंबर है ना भाई, तो वहाँ तो नौटंकीबाज लोग ही होते हैं। लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर आपने देखा कि बीजेपी का एक बग्गा और ये आम आदमी पार्टी की चाहत पांडे, आहा! और बग्गा तो वैसे ही लड़कियों को देख कर के पिघल रहा है। और वो चाहत पांडे को जो टास्क मिली थी कि उसकी जगह कोई और जेल चला जाए, तो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए बग्गा हम फर्स्ट बोल करके जेल जाने को तैयार हो गया। वाह! क्या बात है। अच्छा, ये जो बग्गा है ना, इसका आज रात के एपिसोड में पंगा होने वाला है किससे? रजत दल्ले से। रजत दल्ला नहीं, उसका नाम है रजत दलाल। वैसे रजत दलाल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो 3-4 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था इस दिल्ली के हवाबाज हगोड़े के ऊपर। जैसे कि कल रात को भी आपने देखा बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था। कैरी मिनाटी ने इसको रोस्ट कर दिया था, तो उसने कैरी का गिरबां पकड़ने की कोशिश करी। अब ये अलग बात है कि रजत दल्ले के ऊपर हमने भी बहुत वीडियो डाले, लेकिन हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं नहीं, तो उसने हम पर कभी कोई काउंटर या अटैक वगैरह नहीं करा। तो ये रजत दल्ला जो है ना, ये देखता है कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, ये उसका कॉलर पकड़ने जाता है। इसलिए मैं इसको हवाबाज हवोड़ा बोलता हूँ। और हवाबाज हवोड़ा मैंने क्यों बोला था? क्योंकि ये जो रजत दल्ला जो है ना, इस तरह के लोग, एल्विश जैसे लोग जो क्या है कि वो हर चीज़ ना लाइव आकर करते हैं। ये तो गनीमत है कि ये लोग टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर अपना फ़ोन बंद कर लेते होंगे। अदरवाइज़ ये रजत दल्ला, एल्विश जैसे लोग हर चीज़ यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आकर ही करते हैं। और चूँकि ये जो रजत दल्ला जो है ना, इसके सपोर्ट में एल्विश आर्मी खड़ी है, तो कई सारे लोगों ने अभी से रजत दल्ले को अपना बाप बना लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बिग बॉस ओटीटी सीज़न 3 में जो एल्विश यादव की उल्टी थी, लवड़केश कटारिया नाम की, उसे कई लोगों ने बाप बना लिया। बिकॉज़ उन लोगों को पता है कि भैया एल्विश के जितने जाहिल फैन्स थे, वो उन लोगों को एंगेजमेंट देंगे, व्यूज़ देंगे, सब्सक्राइबर्स देंगे। इसलिए कई सारे लोगों ने अभी से इस रजत दल्ले को जो है वो अपना फ़ेवरेट बना लिया। जबकि ये रजत दल्ला एक नंबर का हगोड़ा भैया। आई थिंक किसी सिसोदिया करके कोई एक और बॉडी बिल्डर या इन्फ्लुएंसर, उससे इसका पंगा हुआ था। लोकेशन भेज, हाँ, मैं आ रहा हूँ। वो जो गोलमाल पिक्चर लगाना, दिखाना। तो ये जो रजत दल्ला जो है ना, ये बगैर दाँत का कुत्ता है। ये सिर्फ़ भौंकेगा वहाँ पर, काटेगा, कूटेगा कुछ नहीं। बस क्या है कि भगवान ने इसको बल्कि शरीर दे दिया, काफ़ी हैवी बॉडी है, तो ये दिखावा करता है। जबकि वो सिसोदिया जो था ना, उसने इसको हगा करके रख दिया था। सिसोदिया खड़ा था वहाँ पर, कहाँ गाज़ियाबाद, फरीदाबाद कहाँ गए थे ये लोग? और ये रजत दल्ला जो है वो पूरे टाइम गायब रहा। शाम को आकर के वो राज़ीनामा, पैचा वगैरह सब कर लिया, फिर माफ़ी माँग ली और वापस से फिर सोशल मीडिया पर गाली देना शुरू कर दी। मेरा वो वीडियो है, आप चाहें तो देख लीजिएगा और आपको पूरी कुंडली पता चल जाएगी कि इस रजत दलाल को मैं रजत दल्ला क्यों बोलता हूँ। ये एल्वेश में, ये क्या नाम था एक और वो जिसको थप्पड़ मारा था, मैक्सटर वगैरह, ये सब चूतिए हैं एक नंबर के। इन्हें देखने वाले, फॉलो करने वाले तो इनसे भी बड़े वाले चूतिए हैं। और उन्हीं चूतियों को खुश करने के लिए यहाँ पर बिग बॉस ने एक चूतिया रजत दलाल नाम से भेज दिया है घर के अंदर। तो ये तो चूतिया छपरी कैटेगरी में ये रजत दल्ला अकेला ही नहीं है, एक और कोई भाभी करके हैं ठुमके लगाने वाली वो भाभी। ये 2 छपरा-छपरी कैटेगरी के हैं। एक घर बैठे बेरोज़गार बॉलीवुड सेलेब कैटेगरी से शिल्पा शिरोडकर आ चुकी हैं। शिल्पा शिरोडकर आई हैं तो ऑब्वियसली उनके ऊपर तो सलमान खान का वरदान रहेगा ही। बिल्कुल वैसे ही जैसे पूजा भट्ट या शम्मुदा शेट्टी के ऊपर सलमान खान का एक वरद हस्त था कि भैया कुछ भी हो जाए, आप कभी गलत हो नहीं सकते। देखते हैं कि शिल्पा शिरोडकर जो है वो कितना अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं, कितना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करती हैं। बाकी और जितने लोग हैं वो बग्गा के अलावा, चाहत पांडे के अलावा 2-3 और एक्ट्रेसेस हैं। एक कोई ईशा सिंह है, डिसेंट बंदी लग रही है। ये एलिस करके, ये भी थोड़ी डिसेंट है। और कौन है बे? हाँ, वो ऋतिक रोशन के 2 दोस्त हैं, मेंटर और लाइफ़ कोच है। अब किसी बहुत बड़े बॉलीवुड मेगा स्टार से कनेक्टेड किसी इंसान वाले कोटे से, आपको याद हो तो पिछले साल वो शाहरुख खान के लड़के की जो वकील थी, सना नाम था उसका, वो वकील मैडम आई थी। इस बार ये 2 लाइफ़ कोच या मेंटर आए हैं। देखते हैं भाई, जो ज्ञान ये लोग ऋतिक को या भूमि पेडनेकर को देते हैं, वो ज्ञान ये खुद लागू कर पाते हैं या नहीं। एक कलर्स वाले कोटे से ये नायरा है, फिर वो ईशा और वो विवियन डिसेना है। और हाँ, करणवीर मेहरा, उसे कैसे भूल गया भाई। करणवीर मेहरा मेरे को अभी तक सबसे सॉर्टेड लगा है। वो इसलिए क्योंकि हमने करणवीर मेहरा को अभी खतरों के खिलाड़ी में देखा है। खतरों का खिलाड़ी जो है वो भी एक रियलिटी शो ही था, तो उसकी ट्रू पर्सनैलिटी हम सबने देखी। बंदा काफ़ी विटी है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी बढ़िया है। बट कितना भी अच्छा हो जाए, वो जीतेगा नहीं, बिकॉज़ टॉप 2 में तो मेकर्स ने ऑलरेडी विवियन और एक लड़की को खड़ा कर रखा है। तो करण है, विवियन डिसेना है और ये ईशा है और एक अविनाश मिश्रा करके, एक और कोई भैया वो बोल बच्चन है, क्या नाम है? शहज़ादा। भाई नाम शहज़ादा है तो भाई खुद को शहज़ादा, उसको तो अच्छा लपेटा सलमान ने कि नाम शहज़ादा होने से कोई शहज़ादा नहीं हो जाता। लेकिन जो कहानी सुनाई है ना इसने, इस बंदे ने,
वही बिग बॉस 11 में बॉडम महिला और विकास गुप्ता वाला ट्रैक यहाँ पर रिपीट मैं समझ रहा हूँ। राजन शाही की वो बात कर रहा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का प्रोड्यूसर। वो राजन शाही के बारे में मैंने भी बहुत सुना भाई साहब। इनफैक्ट राजन शाही नहीं, पूरी बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री जो है वहाँ पर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर नए एक्टर्स पर बड़ा रौब जमाते हैं। तो ये जो बातें कर रहा था वो शहज़ादा शहज़ादा धामी जो भी नाम है, उसकी बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई तो है। लेकिन जिस तरह से ये शहज़ादा बड़ा शो ऑफ कर रहा था, अल्फा मेल ये थोड़ा टू मच हो गया था। अच्छा, टू मच से मुझे याद आया एक वकील साहब कम डॉक्टर साहब। ये जो वकील साहब हैं इनका नाम क्या सर्वदत्त है, ऐसे अभी मेरे को एक्चुअली में नाम याद हो नहीं रहे हैं किसी के, बिकॉज़ अभी पहला ही एपिसोड था तो धीरे-धीरे मेरे को नाम याद हो जाएँगे। ये जो वकील साहब कम डेंटिस्ट डॉक्टर साहब जो है, कितना टू मच तरीके से हँसते हैं यार, मतलब आदमी इरिटेट हो जाए। इनका जो इंट्रोडक्शन था कि मम्मी ने बोला डॉक्टर बन जा, पिता ने बोला एडवोकेट बन जा, वो देवदास पिक्चर में शाहरुख भी तो ऐसे ही डायलॉग बोलता है कि पिताजी ने कहा कि पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब को छोड़ दो। अरे भैया, अपने मन का भी तो थोड़ा बहुत होता है। बट एनीवे काफ़ी सीनियर पर्सनैलिटी हैं, और जिस तरह से वो बाद में बात कर रहे थे इससे रजत दल्ले से कि काम पड़ेगा, तो वो बोलते भाई भगवान करे वकील का काम आपको कभी ना पड़े। बट रजत दल्ला और एलवी जैसे लोगों को तो वकील से ही काम पड़ता है भाई। एनीवेज़ वापस से आ जाते हैं एपिसोड के ऊपर। तो ये 18 कंटेस्टेंट और एक गधा जो है वो बिग बॉस के घर में प्रवेश कर चुका है। अब आज रात के एपिसोड से आप देखेंगे कलेश वगैरह, जिसमें कि बग्गा और इसका रजत दल्ले का जो कलेश है वो शुरू हो चुका है। गधे की पोटी, वही गधा है तो ढैंचू-ढैंचू करेगा, और ये ढैंचू-ढैंचू हम 1 डेढ़ घंटा रोज़ हमें दिखाएगा बिग बॉस एंटरटेनमेंट के नाम पर। अब हम तो क्या भाई साहब बहुत देर के बाद अपना रिव्यू रिएक्शन लेकर आएँगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो एपिसोड खत्म भी नहीं होगा, पहले से पहले अपनी दुकान लेकर के आ जाएँगे, और उनकी टारगेट ऑडियंस होगी वो लोग जिनमें पेशेंस नहीं है, जो बेसब्र हैं। इतनी सारी बेसब्री लेकर के आप कहाँ जाएँगे? कौन-सा गोल्ड मेडल आपको मिल जाना है? ये जो लोग जिन्हें आप रोज़ देखते हैं लाइव रिव्यूज़ जिनके, क्या वो आपको बता पाएँ कि भैया ये जो नेहा शर्मा की न्यूज़, ये शोएब की न्यूज़, ये सब फेक होती है? क्या उन्होंने कभी आपसे कहा कि आपके वोट्स, आपकी वोटिंग ट्रेंड का कहीं कोई अहमियत रोल नहीं होता है? क्योंकि सारी चीज़ें तो मेकर्स पहले से पहले फिक्स कर लेते हैं, और ये चीज़ें कैसे फिक्स होती हैं, इसका आपने कल रात को दर्शन भी कर लिया अपनी ही निगाहों से। हाँ, थोड़ी देर के लिए एआई का आपको इस्तेमाल दिखाया गया, सलमान का ओल्ड अवतार वर्सेस आने वाले टाइम का अवतार। भाई आधे घंटे का वो पकाऊपंती, चाहत पांडे की पकाऊपंती, इतना ज़्यादा पकाया शुरू के 50 मिनट में। भाई मैं तो सच बताऊँ, मैं तो सो गया था आधा एपिसोड देखकर। मेरे को तो वैसे भी 10:30 पौने 11 पे नींद आ जाती है, और आई थिंक ये एपिसोड तो तकरीबन 3 घंटे का था। आधा एपिसोड हमने आज सवेरे डाउनलोड करके देखा, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो हमने वो स्किप कर दी। वो अनुपमा की जो लड़की आई है मुस्कान, वो भी पूरा अपना कुनबा लेकर के आई थी, तो ये सारी चीज़ें हमने स्किप कर दी। वो डांस, नाच, गाना, हमने सिर्फ़ अपनी उँगली वहीं पर रोकी जहाँ हमको लगा कि भई ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक बन सकता है, इस पर बात की जा सकती है। तो वो पॉइंट हमने कवर कर लिए, और ऐसे हो सकता है काफ़ी सारे कंटेस्टेंट हो जिनका मैं नाम भूल गया, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये सारे कंटेस्टेंट हैं, पॉज़ करके इनका नाम पढ़ लीजिए। मैं भी धीरे-धीरे इनके नाम याद कर ही लूँगा कि कौन क्या है, कैसा है। बाकी आप कमेंट करके बताएँ कि ये जो ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड जो था, इसमें किसने आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करा? और जिस तरह से ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में ही सलमान खान ने अनाउंस कर दिया कि भई आप लोग टॉप 2 बनने वाले हैं, तो अब तो आपको आई थिंक पता चल ही गया होगा कि कैसे डे 1 से सारी चीज़ें प्लान होती हैं, और किसी वजह से इनका प्रोजेक्टेड विनर अगर कोई हिंसा कर दे, रूल तोड़ दे, कोई प्रॉपर्टी तोड़ दे, तो कैसे मतलब उस बड़े गुनाह को भी ये लोग इग्नोर करते हैं। आपने देखा ही है ना, वापस से मैं चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता, बट आपने देखा था बिग बॉस 15 के अंदर है, वो उमर रियाज़ को उठा के फेंक दिया था, लेकिन करण कुंद्रा फाइनलिस्ट था इनका प्रोजेक्टेड, तो उसे 2-2 3-3 बार हिंसा करने के बावजूद नहीं निकाला। और बिग बॉस 13 की मैं बात दोबारा से करना नहीं चाहूँगा। तो ये सारे सीज़न अब आप पीछे पलट करके देखिए तो आपको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा कि कैसे डे 1 से ही चीज़ें प्लान की गई थी, और आप सबको कहकर बाबा जी का ठुल्लू पकड़ा दिया मेकर्स ने कि लाइव वोटिंग होगा, ये होगा, और कैसे कई एक्सपर्ट्स, कई एक्स कंटेस्टेंट जो सब जानते हैं, लेकिन कैसे आपको बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग आपको बोलते रहे मोह माया से दूर रहो, ये बॉलीवुड वाले गुटखा बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वल्गैरिटी। लेकिन वहीं जाकर के जुम्मा चुम्मा, अच्छा हाँ, वो अरुणाचल की भी कोई एक एक्ट्रेस है, क्या नाम है, चुम्मा नहीं नहीं, ऐसे कुछ नाम है, नाम याद नहीं है मुझे। तो जो भी हैं आपके ओपिनियन इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और मेरे एकदम अनपॉपुलर, अनफ़िल्टर्ड ओपिनियंस अगर आपको अच्छे लगे तो भैया लाइक कर लीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम बाकियों की तरह लाइव तो आ नहीं सकते, क्योंकि हमारे चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग साले यूट्यूब ने अब तक बंद कर रखी है, और हम एपिसोड के तुरंत बाद भी नहीं आएँगे, क्योंकि हमको यार 10:30 पौने 11 बजे नींद आ जाती है। तो धीरे-धीरे अपना रूटीन मैं बदलूँगा, फिर धीरे-धीरे फिर शायद हो सकता है कि मैं रात में ही रिव्यू लेकर के आना शुरू कर दूँ। बट
उसमें शायद 1 वीक लग सकता है। तब तक भाई थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा, बेसब्री वाला बिहेवियर छोड़िए। कहाँ जाना भाई, किससे रेस करनी, कौन-सा गोल्ड मेडल मिल जाएगा, ये बेसब्री वाला जो एटीट्यूड है ना, भाई इसी की वजह से आजकल नल्ली-सी फ़िल्में भी 500-500 करोड़ कमा जाती हैं, क्योंकि लोग जो है वो वेट नहीं करना चाहते। कुछ दिन में वो पिक्चर फ्री में आ जाएगी ना यार, मोबाइल पर, टीवी पर, ओटीटी पर, लेकिन नहीं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाना है। इस चक्कर में फिर वही लोग क्या है कि फिर महँगाई। तो ये बेसब्री वाला एटीट्यूड छोड़िए, कहीं कोई भागने नहीं वाला है, और आपकी इस बेसब्री वाले एटीट्यूड का बहुत लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। ये कंटेस्टेंट आएगा, वो कंटेस्टेंट आएगा, दया भाभी आएगा। भई दया भाभी तारक मेहता नहीं कर रही है, जिसमें कि सुबह आकर शाम को घर जा सके, वो बिग बॉस में आएगी। कैसे मतलब फेक खबरें उड़ा देते हैं, और इसीलिए लोग कहते हैं कि भई जब तक बॉलीवुड लोग चूतिया बनते रहेंगे। हम लोगों को जगाना चाहते हैं, अवेयर कराना चाहते हैं, लेकिन जब लोग खुद ही नहीं सवारी, अपने खुद ही सामान की ज़िम्मेदार नहीं है, तो कोई और क्या ही कर लेगा। चलिए फिलहाल वीडियो ख़त्म कर देते हैं। आपको कौन-सा कंटेस्टेंट सबसे इम्प्रेसिव लगा, कौन सबसे पैथेटिक लगा, कमेंट करके बताइएगा, और बाबा जी के ऊपर भी 4 लाइन हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।